जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग ISFR रिपोर्ट 2023 को कवर करने वाले हैं। 300-400 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, 2 वॉल्यूम में आया है। ISFR रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार आता है और आने वाले 2 साल के जितने भी पेपर होगा वो सब के लिए आपको ISFR रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी जो PSC होने वाला है उसमें से 100% श्योर है कि उसमें से यहाँ पर से क्वेश्चन बनेगा और आने वाले 2 साल के जो भी पेपर होगा वो सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से उसको नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या डेटा आपको इंपॉर्टेंट है और क्या क्या डेटा आपको याद रखना है, उसमें छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आप देखिए कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये 21 दिसंबर को अभी हाल ही में हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट जो है वो है ना। तो इसका फुल फॉर्म है ISFR का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है ना। ये जो रिपोर्ट है वो जारी करता है, इसको जारी करने वाला है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण ये है, इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून के, उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसको जारी करता है ना। इसका मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये तैयार करने वाला मंत्रालय है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो मंत्रालय है इसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है और जारी करता है कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक, ये 18वां नंबर का रिपोर्ट है, 1987 से चालू किया गया है। ये एक्चुअल में क्या रहता है? एक सैटेलाइट डेटा रिकॉर्डर है। मतलब सैटेलाइट द्वारा क्या किया जाता है, देश के कुल वनों को, वनावरण को, वृक्षावरण को रिकॉर्ड किया जाता है सैटेलाइट से और उसी सैटेलाइट के डेटा को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। तो 1987 में ये पहली बार क्या हुआ था, इस तरीके का रिपोर्ट जो है वो जारी हुआ था और 1987 से लेके हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी होता है। पिछला रिपोर्ट 2021 में जारी हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग, अगर 1987 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये 18वां क्रम का रिपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रम जो है वो पेपर में बहुत बार पूछा है इसको। तो ये 18वां क्रम का रिपोर्ट है जो 2023 जो जारी किया गया है। ये रिपोर्ट कब जारी होता है? हर 2 साल में एक बार जारी होता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप। अभी इस मंत्रालय के, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री हैं जिन्होंने इसको जारी किया है वो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी। श्री भूपेंद्र यादव जी ने इनको 18वीं रिपोर्ट को क्या किया है? जारी किया है। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप अच्छे से इसको याद करिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको जरूर देखिएगा इस क्लास के बाद आप, है ना। तो ये भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। अब इसमें क्या बताया गया है? वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, वनों को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? एक तो होता है अभिलिखित वन क्षेत्र, यानी जिसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। दूसरा होता है वनावरण, जो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, और तीसरा होता है वृक्षावरण, जिसको बोलते हैं ट्री कवर। तो अब ये तीनों को समझते हैं कि ये तीनों क्या होता है। इन तीनों से संबंधित डेटा आपको आगे की चीजों में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभिलिखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वह एरिया होता है, वह वन होता है जो कानूनी स्थिति तथा नियम और अधिनियम के तहत दर्ज किया जाता है। जैसे कि वन अधिनियम है, 1987 का वन अधिनियम है हमारे यहाँ। उसी तरीके से राज्य का भी अपना वन कानून होता है। उसी तरीके से राजस्व कानून के तहत भी वन की परिभाषा सेट की जाती है। तो सबके अनुसार वन की परिभाषा अलग अलग होती है। तो यहाँ पर केंद्रीय वन कानून है, उसके आधार पर, उस परिभाषा के आधार पर जिसको वन घोषित किया गया है वो वन। राज्य का जो वन कानून है उसके आधार पर जो घोषित किया गया है वो वन, और राजस्व के आधार पर जो घोषित किया गया, राजस्व कानून के आधार पर वो वन, वो कहलाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, है ना। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब वन कानून, वन अधिनियम के तहत दर्ज किया गया जो वन होता है उसको कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। वन कानूनी अधिनियम के आधार पर जो फॉरेस्ट दर्ज किया था, उस परिभाषा को जो क्या करता हो, फुलफिल करता हो, उस परिभाषा के आधार पर जो दर्ज वन कानून होता है उसको कहते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। वो सारे वन इसके अंतर्गत आते हैं। अब
वन आवरण और वृक्षावरण, ये दोनों चीज क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर यानी वृक्षावरण यानी ट्री कवर। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ले लो आप, ऊपर से देखो ऐसे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी, ये क्या होता है, वन छत्र घनत्व बोलते हैं हिंदी में, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण या वन छत्र घनत्व, क्राउन ऑफ ट्रीज, ये किसको बोलते हैं। अब ये मैं पेड़ बना रहा हूं, ठीक है। अब ये पेड़ में आप ऐसे देखोगे, ये क्या है, ये जो है उसका ऊपर से जो पेड़ पत्ती है ना, जो शाखाएं हैं वो निकली रहती हैं, उसी को बोलते हैं क्या, क्राउन ऑफ ट्रीज। ये अब छत्ता खोलो, छत्ता का जो ब्लैक कलर का जो आपको पानी से बचाता है ऊपर का, वैसी ट्री रहता है, छत्ता के जैसे रहता है कि नहीं, पेड़ पौधा भी एक होता था ना, फिर होता है शाखा। तो उसी तरीके से छत्ते को जब आप खोलोगे तो काला वाला क्षेत्र आपको पानी से बचाता है, उसी को क्राउन कहते हैं। तो उसी तरीके से पेड़ में भी रहता है ऐसी, इसको बोलते हैं क्राउन, क्राउन ऑफ ट्रीज, इसी को बोलते हैं ट्रीज कैनोपी डेंसिटी। अब ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, यही क्राउन, इसको नहीं, ये क्राउन। तो इसको देखो, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर 10% से ज्यादा हिस्से में, 10% से ज्यादा हिस्से में अगर कहीं क्राउन ऑफ ट्रीज है, मतलब वन छत्र घनत्व है, मतलब सघन मंडपाकार आवरण है, ये मंडप अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 10% से ज्यादा हिस्सा जो है वो इस मंडप से घिरा हुआ है, पेड़ के ऊपर वाले हरा 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 नीचे नहीं दिख रहा है, वो पूरा मंडप से घिरा हुआ है, 10% से ज्यादा हिस्सा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, तो उसको बोल देते हैं वनावरण, फॉरेस्ट कवर। मतलब उसको कोई बोलेगा ये वन है, क्योंकि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% से ज्यादा हिस्सा ये किससे घिरा हुआ है, ये ऊपर वाले छत्र से घिरा हुआ है, यानी पेड़ पत्र शाखाओं से घिरा हुआ है, मतलब कि वन छत्र घनत्व से घिरा हुआ है, क्राउन से घिरा हुआ है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% से ज्यादा हिस्सा वृक्ष के क्राउन से घिरा हुआ है, तो वो क्या है, वनावरण। और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अगर 10% से कम हिस्सा, 10% से कम हिस्सा इस किससे घिरा हुआ है, अगर कहीं वो क्राउन से घिरा हुआ है, 10% से कम हिस्सा, तो वो आ जाता है वृक्षावरण। मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% से ज्यादा हिस्सा अगर कहीं वन छत्र घनत्व से घिरा होगा, मतलब ये पेड़ के क्राउन से घिरा होगा, तो उसको बोलेंगे ये वन है। और अगर 10% से कम हिस्सा तो कह देंगे वन नहीं है भैया, ये क्या है, वृक्ष है, ऐसा। तो ये होता है ये वनावरण और वृक्षावरण में अंतर। तो हमको तीनों स्थिति में हम लोग को जो डेटा है उसको अध्ययन करना है। समझ गए आप लोग। चलिए अब देखो, ये अगर कहीं इसके आधार पे हम लोग निकालें, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्र के आधार पे अगर हम देखेंगे तो अभिलिखित वन क्षेत्र के आधार पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किसका है, मध्य प्रदेश का 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र का सेकेंड नंबर में आता है 61,952 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 61,204, मतलब कानूनी स्थिति, कानूनी नियम कानून के तहत, राज्य के कानून के तहत, राजस्व कानून के तहत जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, उड़ीसा तीसरा। छत्तीसगढ़ का है 59,816 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का है 51,540 वर्ग किलोमीटर। तो अगर आप देखेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर, ठीक है, तो उसके आधार पर छत्तीसगढ़ का क्रम है कितना, 4th क्रम है छत्तीसगढ़ का। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपको स्क्वायर किलोमीटर में एरिया याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्रम याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रम को अच्छे से याद रखिएगा। तो ये है हमारा क्या, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। मतलब इस वन अधिनियम के तहत, मतलब जो ISFR रिपोर्ट जारी किया गया है उसके तहत क्या किया गया है, हमारे भारत के जो वन हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 4 भागों में। वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब अत्यंत सघन वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मतलब मध्यम सघन वन, ओपन फॉरेस्ट मतलब खुले वन, और स्क्रब मतलब जंगल झाड़ी, मतलब झाड़ी। तो देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट की परिभाषा यह है कि अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं या अगर आप कहीं ड्रोन से देख रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको देखेंगे, अगर आप ऊपर से, तो 70% से ज्यादा एरिया, 70% से ज्यादा एरिया अगर आपको पेड़ पौधों से घिरा हुआ, मतलब ऊपर कैनोपी, मतलब क्राउन ऑफ ट्री जो दिखाया छत्ता टाइप का आकृति होता है, उससे अगर घिरा हुआ है 70% से ज्यादा एरिया, तो किस में आएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया में आएगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं और देखने पे 40% से 70% एरिया जो है वो क्राउन से घिरा हुआ है, यानी वृक्षों से घिरा हुआ है, जितना आप देख पा रहे हैं उसका, तो वो आएगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत।
अगर आप ऊपर से देख रहे हैं और 10% से 40% हिस्सा जो है वो वृक्ष से घिरा हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो वो आएगा ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत। और अगर 10% से कम हिस्सा जो है, 10% से कम हिस्सा जो है वो अगर वृक्ष के क्राउन से घिरा हुआ है, यानी वृक्ष से घिरा, इसमें पेड़ ही नहीं है, देखो झाड़ी है, तो उसको कहेंगे स्क्रब, यानी अभी के परिभाषा के आधार पर। ठीक, 70% से ज्यादा हिस्सा अगर वृक्ष से घिरा हुआ है उसके क्राउन से, तो क्या कहेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना वन है। अगर 40 से 70% घिरा हुआ है तो उसको कहेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, यानी मध्यम सघन वन है। और अगर कहीं 10 से 40% हिस्सा घिरा हुआ है तो उसको कहेंगे ओपन फॉरेस्ट, यानी खुला वन है। और अगर 10% से कम हिस्सा घिरा हुआ है तो उसको कहेंगे जंगल झाड़ी है, यानी झाड़ी है। यहाँ पर वही चीज दी हुई है, तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखो कैनोपी डेंसिटी 70% से कम है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा, मतलब 70% ज्यादा है तो। 40 से 70% के बीच है तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट 10% से 40% के बीच है। और स्क्रब अगर कहीं 10% से कैनोपी डेंसिटी है तो उसको ये बोलेंगे। और जो बाकी बचा हुआ क्षेत्र इन सब में जो नहीं आता उसको कहते हैं क्या, नॉन फॉरेस्ट, मतलब कि जहां पे वेरी डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है, जहां पे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है, जहां पे ओपन फॉरेस्ट भी नहीं है और स्क्रब भी नहीं है, उसको क्षेत्र को कहेंगे क्या, नॉन फॉरेस्ट एरिया, मतलब वहां पे वन है ही नहीं। तो इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक, तो ये है, आपको आगे देख के यही सब देखने के लिए मिलेगा आपको। अब हम लोग आते हैं डेटा वाले पार्ट में, भारत में वन क्षेत्र। तो मैंने 3 चीजें आपको बताई। सबसे पहला क्या बताया, अभिलिखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद बताया आपको फॉरेस्ट कवर यानी वृक्षावरण, वनावरण। और उसके बाद बताया ट्री कवर यानी वृक्षावरण। अब अगर कहीं हमको टोटल फॉरेस्ट एरिया निकालना है, मतलब कहीं देखना है भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पे वन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर और वृक्षावरण यानी ट्री कवर, ये दोनों को जोड़ देंगे। किसको, वनावरण, वनावरण मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% से ज्यादा हिस्सा वृक्ष से कैनोपी डेंसिटी से घिरा हो, और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% से कम हिस्सा वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण से घिरा हो। दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो पहले ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब देखो, पहले वृक्षावरण देखते, वनावरण देखते हैं, फॉरेस्ट कवर, वनावरण। भारत का कुल वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर, भारत का कुल वनावरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। कुल वन मतलब अगर कहीं भारत का क्षेत्रफल अगर देखें, टोटल पूरा एरिया है ना, टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उस 32,87,263 में से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, उसके 7,15,343 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। तो अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर को डिवाइड करेंगे हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि इसको निकालना है, फॉरेस्ट कवर निकालना है हमको, वनावरण का प्रतिशत निकालना है हमको। तो जो फॉरेस्ट कवर है जो स्क्वायर किलोमीटर में, उसको भारत के टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 21.76 एरिया। मतलब कि ये जो एरिया है वो 100% है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो इस 100% में से 21.76% क्षेत्रफल पे क्या है, वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब वृद्धि कितना हुआ है, तो 2021 की तुलना में 2023 की अगर बात करें तो वृद्धि हुआ है, 156 वर्ग किलोमीटर का बढ़ा है। मतलब 2021 का अगर ISFR रिपोर्ट अगर आप देखोगे ना, तो 7,15,343 में से घटा दोगे 156, तो जितना आएगा उतना 2021 में ISFR रिपोर्ट के आधार पे फॉरेस्ट कवर था। और पिछले बार की तुलना में इस बार 156 वर्ग किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण में क्या हुआ है, इजाफा देखने के लिए मिला है, वृद्धि देखने के लिए मिली है। इसका मतलब ये होता है। ये वृद्धि वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, ये पेपर में आता है, क्योंकि यही आपका तर्क शक्ति को बढ़ा रहा है। पिछले बार की तुलना में बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 156 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है, पिछले बार की तुलना में बढ़ा हुआ है। तो ये है वृद्धि। अगला वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर, तो ये तो था वनावरण। अब वृक्षावरण यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% से कम हिस्सा जो है वो कैनोपी डेंसिटी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वृक्षावरण। अब वो क्या है, तो भारत का कुल वृक्षावरण कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्या है, वृक्षावरण है।
जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी 3287,263 का 3.41% है। कैसे निकलेगा? 1,12,014 डिवाइडेड बाई 3287,263 गुणित 100। मतलब ये जो है वो कुल वृक्षावरण 1,12,14 वो टोटल एरिया का भारत के कितना है? तो 3.41% है। अगर ये दोनों को डिवाइड करके निकालोगे तो आप कितना निकलेगा? 3.41% है टोटल एरिया का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक, वृद्धि कितना हुआ है 2021 की तुलना में? 2021 की तुलना में 1289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले बार यहाँ पर आप 1289 घटा दोगे तो 2021 के ऐसा ISFR रिपोर्ट के आधार पे निकल जाएगा। तो 2021 का ISFR रिपोर्ट के आधार पे अगर देखें तो 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में बढ़ा है, भारत का वृक्षावरण बढ़ा है। ठीक, अब कुल वन क्षेत्रफल, तो मैंने क्या बताया आपको? टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर जिसको हम लोग देखे, और वृक्षावरण यानी ट्री कवर, ये वाला, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों को जोड़ देंगे। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को जोड़ देंगे तो भारत का टोटल वन एरिया निकल जाएगा। भारत के कितने क्षेत्रफल पे वन है ये निकालने के लिए कितने क्षेत्रफल पे वृक्षावरण है और कितने क्षेत्रफल पे वनावरण है, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल भारत का कुल वन क्षेत्र निकल जाएगा, कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण। तो दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। तो अगर आप निकालो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर डिवाइडेड बाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंटू 100 करोगे तो ये डेटा जो है वो आएगा 25.17%। मतलब भारत का अगर टोटल क्षेत्रफल 100% है तो उसके 25.17% क्षेत्रफल पे क्या है? वन है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। 25 ISFR रिपोर्ट 2023 के आधार पे कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन है? तो 25.17% क्षेत्रफल पे कुल वन क्षेत्रफल है। पिछले बार की तुलना में 2021 की तुलना में वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर। अब आपको पेपर में ये सभी पूछ सकता है कि कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, कुल वन क्षेत्रफल में कमी हुई है, सही गलत बताओ। कुल वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, कुल वनावरण में वृद्धि हुई है, इसमें से कौन कौन सा सही है ऐसा बताओ करके कूट वाले सवाल में भी पूछ देता है। तो सब में वृद्धि हुई है, तो इसमें भी कितनी वृद्धि हुई है? टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अब ये आप देखो दोनों जोड़ोगे तो आ जाएगा 1289 156 जोड़ो तो ये आ जाएगा 1400। वैसे ये दोनों को जोड़ो 7,15,343 और 1,12,014, ये दोनों को जोड़ने से 8,27,357 आएगा। तो दोनों को जोड़ के ही ये डेटा निकला हुआ है। ये डेटा अपने दिमाग में छाप लेना है एकदम गजनी टाइप का। गजनी भूल जाता था लेकिन आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब ये क्या है? तो ये वही है, क्या चीज़ है? ये जो मैं बताया ऊपर में ना वही है टेबल, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो अभी मैं बताया हूँ, मतलब वनावरण तो 7,15,342.61 है, तो 0.61 है तो हम उसको 343 ले सकते हैं। इतना क्लोज डेटा नहीं पूछेगा आपको। टोटल भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसका 21.76% है। इसको डिवाइड कर दोगे 32,87,263 गुणित 100 करोगे तो 21.76% आ जाएगा। ट्री कवर की बात करें यानी वृक्षावरण की बात करें तो 1,12,014 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 32,87,263 गुणित 100 तो 3.41% आ जाएगा वृक्षावरण, है ना? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को जोड़ देंगे तो 8,27,356 आया, तो टोटल 25.17% पे क्या है? वन है। झाड़ी 43,622.64 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे झाड़ी है, तो टोटल को 32,87,263 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.33%, मतलब कुल क्षेत्रफल के 1.33% पे झाड़ी है। स्क्रब नॉन फॉरेस्ट मतलब कितना एरिया जंगलों से नहीं घिरा है? 24,16,489, ये जो एरिया है वो जंगलों से नहीं घिरा है, मतलब 25.17% क्षेत्र तो जंगल से घिरा है, लेकिन 73.540% क्षेत्र जंगल से नहीं घिरा है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया सबको जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा 100%। समझ में आया? तो ये वही ऊपर में जो डेटा दिया हुआ है ये ओरिजिनल डेटा है, मतलब कि आपका ISFR रिपोर्ट 2023 का जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे बताया हूँ। ठीक, चलो, तो भारत के सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण वाले राज्य जो हमको 2023 के ISFR रिपोर्ट में दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, आप समझो इसको, क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से
तो वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें, वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर, वन आवरण बोल रहे हैं ना, फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज की दृष्टि से सबसे टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में वनावरण का परसेंट है 91.33%। दूसरा है मिजोरम, दूसरा मिजोरम है 85.34%, सबसे ज्यादा वनावरण है। वनावरण बोल रहा है, न वृक्षावरण बोल रहा है और न ही टोटल फॉरेस्ट एरिया बोल रहा है, वनावरण की बात कर रहा है। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 81.62% क्षेत्रफल पे वन है। ये लोग को अगर देखोगे ना 75% से ज्यादा एरिया पे इसके वन ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है वनावरण प्रतिशत, मिजोरम में दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर कहीं बात करें वनावरण में अधिकतम वृद्धि, ये इसी वनावरण में ये प्रतिशत है। अब पिछले बार की तुलना में, मतलब 2021 की तुलना में कौन कौन से राज्य में वनावरण में वृद्धि हुआ है? सबसे ज्यादा वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं? सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, पहला कौन सा है? पहला मिजोरम है, पहला मिजोरम है। पिछले बार की तुलना में अगर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा वृद्धि मिजोरम में हुआ है। 242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनावरण का जो है ना वो बढ़ गया पिछले बार की तुलना में, 2021 की तुलना में। दूसरा है गुजरात, गुजरात के 180 वर्ग किलोमीटर वनावरण बढ़ गया, ठीक। और उड़ीसा की बात करें तो 2021 की तुलना में 152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनावरण जो है वो बढ़ गया, वनावरण। तो पिछले बार की तुलना में कितना वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां कहां हुआ है? तो 3 राज्यों में हुआ है, मिजोरम में, गुजरात में और उड़ीसा में हुआ है। तो इसका सीक्वेंस आप अच्छे से याद रखिएगा, तीनों का। अगला फिर देखते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण, मतलब फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर वाले टॉप 3 राज्य, मतलब जहां फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों का दोनों ज्यादा है, वो टॉप 3 राज्य कौन से हैं? जहां पे वृक्षावरण और वनावरण दोनों का दोनों ज्यादा है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ज्यादा है, कौन कौन से हैं? पहला मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा है वहां पर, वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया भी बहुत ज्यादा है क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का, और वहां पेड़ भी लगे हुए हैं। 85,724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे क्या है? फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे 67,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे, मैप में दिखाऊंगा मैं अभी। और तीसरा है महाराष्ट्र, 65,383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे क्या है? वन है। तो तीनों ही स्टेट हैं जो टॉप 3 हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ज्यादा है, ठीक। वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अब अगला देखेंगे, वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि, तो ये ज्यादा कहां पे है ये बोल रहा है। इसमें बोल रहा है पिछले बार की तुलना में सबसे ज्यादा कहां कहां बढ़ा है। 2021 की तुलना में अगर आप कंपेयर करें तो कहां कहां बढ़ा है बहुत, तो कहां कहां बढ़ा है? तो पहला सबसे ज्यादा बढ़ा है छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता रहा हूं पूरी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अगर कुछ है जो 99.99% श्योर है कि आपके पीएससी के आगामी पेपर में आने वाला है ये डेटा, या व्यापम के पेपर में पूछेगा जो ज्यादा है वो यही डेटा है। वन और वृक्ष आवरण यानी फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ये दोनों में बढ़ोतरी हुआ है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, 684 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में बढ़ा है छत्तीसगढ़ में। 2021 की तुलना में ना फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर छत्तीसगढ़ में बढ़ा है 684 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एकदम छाप लो माथे पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ा है पिछले बार की तुलना में वन और वृक्षावरण में, ठीक। उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, 559। उड़ीसा में 559 वर्ग किलोमीटर। देखो ये पॉइंट में होता है ना, तो पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट ज़्यादा है, ये थोड़ा पॉइंट कम है, तो इसीलिए दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरा नंबर पे उड़ीसा है, चौथे नंबर पे राजस्थान है 394 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। तो इसका सीक्वेंस मेन याद रखे रहना, और छत्तीसगढ़ में कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है ये तो अपने माथे पे छाप के रखे रहना, 684 फिक्स है, आ गया है, ठीक है। चलो अब देखो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया में क्या करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को जोड़ देते हैं, और टोटल फॉरेस्ट एरिया किसका सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश का 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश के 65,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। और तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़ के 55,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। तो अगर कहीं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया अगर कहीं बोलेगा तो वहां पे तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है?
थर्ड है। छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? थर्ड है। ये अच्छे से याद रखिएगा। फॉरेस्ट एरिया में पहला मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का स्थान ना बहुत अच्छे से याद रखना। जहाँ जहाँ पे छत्तीसगढ़ का स्थान पता चल रहा है ना, टॉप 3 टॉप 4 में है, वो स्थान आपको अच्छे से याद रखना है, तब आप बेहतर तरीके से आपका सवाल सॉल्व कर पाओगे। छत्तीसगढ़ का स्थान मेन पूछता है हमारे यहाँ सीजी पीएससी और सीजी व्यापम का पेपर होगा ना, छत्तीसगढ़ का स्थान अच्छे से पूछेगा। तो 55,812 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ISFR रिपोर्ट के आधार पे वन है। ये सैटेलाइट से रिकॉर्ड होता है डेटा, राज्य का अलग से डेटा आता है। तो आप पेपर में देख लेना कि कौन सा डेटा पूछ रहा है। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब स्टेट फॉरेस्ट का रिपोर्ट पूछ रहा है, वो ISFR का नहीं पूछ रहा है, राज्य का रिपोर्ट पूछ रहा है, तो उसमें राज्य का लगाना है। अगर ISFR रिपोर्ट से पूछना रहेगा तो ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार ऐसे करके पूछेगा, तब आप इसको लगाना, नहीं तो आप स्टेट का लगाना। तो वो अलग होता है, ये अलग होता है। वो स्टेट वाला आर्थिक सर्वेक्षण में जारी होता है या प्रशासनिक प्रतिवेदन में दिया होता है राज्य के, और ये वाला जो है वो केंद्र सरकार जारी करती है, कैबिनेट मंत्री। ठीक, तो ये वाला है फॉरेस्ट कवर वाला मैप। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ग्रीन दिख रहा हुआ है, एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा होगा, जहाँ पे डार्क ग्रीन, अंडमान निकोबार में देखो एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पर बीजापुर वाले क्षेत्र में देखो एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा है, बीजापुर और थोड़ा सा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में आप देखो एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको। तो ये वाला क्षेत्र में यहाँ पर देखो थोड़ा सा एकदम डार्क ग्रीन है, इसके कुछ कुछ क्षेत्र में एकदम डार्क ग्रीन है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे डार्क ग्रीन है वहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा घना वन है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का परिभाषा क्या बताया था? जहाँ पर 70% से ज़्यादा ऊपर से देखने पे ट्री कैनोपी डेंसिटी है, मतलब वृक्षों का आवरण है, वृक्ष है, तो वहाँ पर क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अत्यंत सघन वन है। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो ग्रीन वाला डार्क ग्रीन नहीं होगा, लाइट ग्रीन होगा। इन तीनों को छोड़ दो, तो अब लाइट ग्रीन में देखो आप, ये पूरा उत्तर वाला क्षेत्र लाइट ग्रीन है, उसके बाद ये सब लाइट ग्रीन है, ये जो है पश्चिमी घाट वाला हिस्सा लाइट ग्रीन है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा लाइट ग्रीन है। तो यहाँ पर क्या है? मध्यम सघन वन है, मतलब मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। और उसके बाद है ओपन फॉरेस्ट, मतलब जो पीला येलोइश दिख रहा होगा, हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे येलोइश दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे येलोइश दिख रहा है, वो सब ओपन फॉरेस्ट है, खुला वन है। और उसके बाद आ जाता है नॉन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे ये नॉन फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे वन नहीं है, ये वन नहीं है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के बीच हिस्से में वन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सफ़ेद कलर से दिख रहा है वो ओपन फॉरेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट आपको इस मैप से दिख जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर कितना है? मतलब 21% फॉरेस्ट कवर, 21% हिस्से में 21.76% में फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर कितने में है? 3.41% पे। स्क्रब है झाड़ी 1.33% पे। नॉन फॉरेस्ट एरिया है 73.50% पे। इतने पे क्या है? फॉरेस्ट ही नहीं है। ठीक, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इतना समझ गए? कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको समझा देता हूं जो आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट में दिया हुआ है। ये क्या कहता है कि 19 राज्य ऐसे हैं, कितना राज्य? 19 राज्य, जिसके 33% से ज्यादा क्षेत्रफल पे वन ही वन है। अब समझो आप मेरी बात, 19 राज्य ऐसे हैं जिसके 33% से ज्यादा क्षेत्रफल पे वन है। 19 राज्य ऐसे हैं जिसके 33% से ज्यादा क्षेत्रफल पे केवल वन है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र के। इस 19 में से 8 राज्य ऐसे हैं जिसके 75% से ज्यादा क्षेत्रफल पे वन है। इसी 19 में से 8 राज्य ऐसे हैं जिसके 75% से ज्यादा क्षेत्रफल पे वन है। अब ये 19 राज्य में से 8 राज्य ऐसे हैं जिसके 75% से ज्यादा क्षेत्रफल पे क्या है? वनावरण है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं? तो 7 बहनों का नाम जानते हो, 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स, असम को छोड़ दो उसमें से, बाकी सब आएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, सब। तो 7 वो हो गया, मतलब कितना हो गया? 2 छोड़ दे, असम को छोड़ देना है, असम को छोड़ देना है। तो 7 में से असम को छोड़ दिए तो बचा 6, और 2 ठो और अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 7 बहनों में 7 सिस्टर्स में से केवल असम को छोड़ देना है, तो बच गया कितना? 6, और 2 ठो अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो 6 और 2 हो गया 8। तो ये 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके 75% से ज्यादा क्षेत्रफल पे वन है, और बाकी टोटल 19% में
ये 19 राज्य, 19 में से 8 यही है, 19 राज्य में 33% से ज्यादा है। ये 2 पॉइंट यही लिखा हुआ है, खत्म। 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% ज्यादा क्षेत्रफल पे वन है, जबकि 8 राज्यों या केंद्र शासित जैसे कि ये, उसमें 75% ज्यादा क्षेत्रफल पे वन है। बाकी तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बांस धारित क्षेत्र कितना है? 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे क्या है? वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे 154,670, इतने पे बांस वन है। ठीक, 2021 की तुलना में बांस वनों में 5,227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पिछले बार की तुलना में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। पिछले बार की तुलना में कितना बढ़ा है? 5,227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है पिछले बार की तुलना में। अब बाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का मतलब अगर लकड़ी की बात करेंगे अपन तो संभावित उत्पादन कितना है? 91.51 मिलियन घन मीटर पिछले बार। मतलब अनुमान ये आप कह लीजिए लकड़ी, काष्ठ लकड़ी जो है वो 91.51 मिलियन घन मीटर जो है वो औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक उत्पादन हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है? देखो, कार्बन स्टॉक को पहले समझो कि क्या होता है। कार्बन स्टॉक मतलब कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता है ना। मतलब कि क्या, जब पेड़ पौधे आप ज्यादा लगाओगे, जिस राज्य में भी पेड़ पौधे ज्यादा लगाओगे, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो भी है, जो पेड़ क्या बोलते हैं प्लांट से भी, जो कारखानों से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वायुमंडल में, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है ये आपका गाड़ी घोड़ा से, सबसे घोड़ा से नहीं गाड़ी से, तो सबसे क्या होता है? ये रिलीज होता है। अब इस रिलीज कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता ही कहलाती है क्या? कार्बन स्टॉक। इसको क्या क्या अपने अंदर अवशोषित करता है? इसको कार्बन इन वेन्स मतलब सिराओं में पेड़ पौधे जो है ना, इस कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको हम लोग करते हैं। तो हम हमारे अंदर अगर देखना रहेगा तो ऑक्सीजन स्टॉक देखेंगे, लेकिन अगर कहीं वायुमंडल में देखना रहेगा तो कार्बन स्टॉक देखते हैं। तो पेड़ की सिराएं कार्बन को अवशोषित करती हैं, मिट्टियां कार्बन को अवशोषित करती है, जो लकड़ी है वो कार्बन को अवशोषित करती है। तो ये सब चीजें जो है ना वो कार्बन को अवशोषित करती है। तो ये अवशोषण की जो क्षमता होती है ना, उसी को कार्बन स्टॉक कहते हैं। मतलब कौन कितना कार्बन को अपने अंदर खींच सकता है, उसी को उसका कार्बन स्टॉक क्षमता कहते हैं। तो हमारे यहाँ कितना है कार्बन स्टॉक क्षमता भारत का? तो भारत का कार्बन स्टॉक की क्षमता मतलब कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता है भारत के अंदर कितनी? 7285.5 मिलियन टन। मतलब इतना कार्बन अगर आप छोड़ोगे तो वो कार्बन को 7285.5 मिलियन टन कार्बन को हमारा जो भारत है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना कार्बन की दिक्कत नहीं है। पिछले बार की तुलना में मतलब 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन कार्बन के अवशोषण क्षमता में वृद्धि हुई है। समझ में आ रहा है मेरी बात? जब निकालोगे कार्बन तो 81.5 मिलियन टन 2021 की तुलना में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। अब देखो शीर्ष राज्य जो इस कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। जब कार्बन निकलता है तो मध्य प्रदेश बोलता है जा 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 मेरे पास दो, मैं अवशोषित कर लेता हूं सबसे ज्यादा। दूसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ चिल्लाता है मेरे पास भी बहुत सारा अच्छा वन है, मैं भी अवशोषित कर लूंगा। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो 680 मिलियन टन कार्बन जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मध्य प्रदेश अवशोषित कर लेता है, 505 छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का क्रम उसमें 465 है, मतलब तीसरा है। तो एक तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे ज्यादा क्रम किसका है, मतलब शीर्ष 3 राज्य जो सबसे ज्यादा कार्बन को अवशोषित करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? दूसरा है। ये भी याद रखना, बन जाएगा ना कार्बन स्टॉक। इसके बाद देखो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। देखो क्या हुआ कि पेरिस समझौता हुआ 12 दिसंबर 2015। इस दिन पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौता में बहुत सारे देशों ने भाग लिया, जहां पर कार्बन ज़्यादा अवशोषित जो लोग निकालते हैं वो लोग, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे। पेरिस समझौता में कहा गया भैया कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ना नहीं है ज़्यादा। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड, अब इंडस्ट्री तो बंद कर नहीं सकते, गाड़ी को तो बंद कर नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी बढ़ जाएगी, तो कहा ये तो कम नहीं कर सकते, तो उसको क्या करो कि तुम कार्बन को जितना निकाल रहे हो उसके इक्विवेलेंट में कुछ ऐसा चीज लगा दो जो उस कार्बन को अवशोषित कर ले, वायुमंडल में जाने ना दे। तो उसी को बोलते हैं कार्बन समतुल्य, कार्बन CO2 इक्विवेलेंट कहते हैं उसको। अब ये CO2 इक्विवेलेंट क्या है? कार्बन को निकलने से तो नहीं रोक पा रहे हैं, कार्बन की अवशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो कार्बन को क्या करें? समतुल्य, मतलब जितना कार्बन निकल रहा है उतना ऑक्सीजन भी निकले
तो क्या हो जाएगा वो इक्विवेलेंट। जैसे हमारा तबियत खराब जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैगी चाउमीन खाए, तबियत खराब हो गया, तबियत खराब हो गया तो क्या करते हैं, उस तबियत खराब को ठीक करने के लिए, जो गंदी चीजें अंदर चली गई उसको साफ करने के लिए फल खाते हैं। तो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। हमारा बॉडी जितना कमजोर हुआ है उतना ताकतवर हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, CO2 इक्विवेलेंट। CO2 को समतुल्य करने के लिए कार्बन स्टॉक अलग है, CO2 इक्विवेलेंट अलग है। कार्बन स्टॉक में तो एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन को, CO2 इक्विवेलेंट में हम इक्विवेलेंट उतनी चीजें लगा दे रहे हैं कि जो कार्बन जितना छूट रहा है उतना वायुमंडल में ऑक्सीजन भी छोड़ दे, तो वो बराबर हो जाएगा। तो अब देखो इसको NDC। अब ये क्या करता है, हर देश जो है जो पेरिस समझौते में शामिल हुआ उसने कहा कि हर 5 साल में हम अपना NDC सौंपेंगे। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उस कार्बन को इक्विवेलेंट करने के लिए, ये हम हर 5 साल में बताएंगे। तो इसी को कहते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। अब लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में भारत जो है वो 30.43 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट के करीब पहुंच गया है। कितना, 30.43 बिलियन टन इक्विवेलेंट CO2 के पहुंच गया है। कौन, भारत। ठीक, इतना कार्बन को इक्विवेलेंट कर देता है भारत। अब हमारा जो एक टारगेट रखा गया था पेरिस समझौते में 2005 को आधार वर्ष बना के 2.29 बिलियन टन अचीव कर लिया गया है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जो है वो भारत बहुत आगे चल रहा है और कार्बन सिंक तक पहुंच गया है 2.29 बिलियन टन के। अभी से लक्ष्य 2030 तक रखा गया था लेकिन अभी से पहुंच गया है। तो हमारा भारत जो है वो कार्बन सिंक में इस चीज को मॉनिटर करने में आगे चल रहा है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ है ज़्यादा, तो देखोगे पहला नंबर में क्या है, रसियन फेडरेशन, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। दूसरे में ब्राज़ील है, तीसरे में कनाडा है, चौथे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, पाँचवें में चाइना है, छठवें में ऑस्ट्रेलिया है, सातवें में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, आठवें में इंडोनेशिया है, नौवें में क्या है, पेरू है, 10वें में इंडिया है। तो 10वें में इंडिया है तो इंडिया का क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। फॉरेस्ट एरिया में 10वां नंबर फॉरेस्ट एरिया, टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया के आधार पे भारत का क्रम क्या है, 10वां, सबसे 10वां नंबर में फॉरेस्ट एरिया है भारत में हमारा। तो उसको याद रखिएगा, बाकी पहला दूसरा याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है, देखो मैंग्रोव वन जो भारत के तटीय क्षेत्र है ना, जो समुद्री वाले, समुद्र से सीमा जिनकी छूती है, वो समुद्री सीमा में जो ज्वार आता है, समुद्री सीमा में जो पानी होता है समुद्र का वो बहुत खारा होता है। तो जो ज्वार आता है और जो ज्वार जो स्थल सीमा पे क्या करता है, ज्वार पहुंच जाता है। ये देखो ज्वार, यहाँ पे ज्वार आएगा बंगाल की खाड़ी से इधर अरब सागर पे। तो इस ज्वार का जो पानी आता है उसके जमा होने से तट में जमा हो जाता है वो ज्वार का पानी, समुद्र का पानी। उस पानी में जो वन पनपते हैं, जो वन उगते हैं, उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वन है, यहाँ पे ज्वार का पानी आए हैं, समुद्री ज्वार का पानी है। ये क्या है, एकदम नमकीन है। इस नमकीन पानी में ये पेड़ पौधे उगे हैं। दरअसल ये क्या किए हैं, समुद्र में जब ज्वार आता है ना तो पानी स्थल सीमा को छू देता है। तो तटीय इलाकों में, ये कोस्टल स्टेट्स में ये ज्वारी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सॉरी, ज्वार के आने से जो नमक वाले पानी में जो वन उगते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। और इसके जो तने रहते हैं, वृक्ष की जो जड़ें रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं, फैली होती हैं। देखो वृक्ष का जड़ कितना है। तो जो खारे पानी में जो वन उगते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। तो भारत में हमारे यहाँ मैंग्रोव वन क्षेत्र कितना है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 4992 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे हमारे भारत में क्या है, वन है। टोटल कितना है मैंग्रोव वन, 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। अब टॉप 3 स्टेट, मैंने क्या कहा आपको, पूरे कोस्टल स्टेट्स जो हैं, मतलब कि जो तटीय इलाके हैं, वो तटीय राज्यों में क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं 2119.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जो कि टोटल का 42.45% है टोटल मैंग्रोव वनों का। उसी तरीके से देखेंगे गुजरात 1164.06% है, 23.32। और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 608.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 12.19% क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं। तो टॉप 3 स्टेट अगर कहीं बोलेगा तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है अंडमान निकोबार। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो भारत की स्थिति देख ली ISFR रिपोर्ट के अनुसार। अब ISFR रिपोर्ट के अनुसार ही हम लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है ISFR रिपोर्ट में, ये हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अब देखिए आप छत्तीसगढ़ का स्थिति समझते हैं।
कुल भौगोलिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कितना है? 13,519 हजार हेक्टेयर। ये हजार हेक्टेयर है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप देखोगे हाँ सर हम लोग तो पढ़े हैं 1,35,192 वर्ग किलोमीटर पढ़ा है हो आप। हाँ सही बात है, 135-192 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वो वर्ग किलोमीटर में है, ये हजार हेक्टेयर में है। 1000 हेक्टेयर इंटू 1000, 3 शून्य बढ़ा दोगे इसमें, तो इतना हेक्टेयर को अगर आप वर्ग किलोमीटर में निकालोगे ना तो ये वही आएगा 1,35,190 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल आएगा इसका। ठीक है, 190-192 के आसपास। तो ये हजार हेक्टेयर में है जो भी डेटा दिया हुआ है। इसको वर्ग किलोमीटर में आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो डेटा जो है आईएसएफआर रिपोर्ट के अनुसार हजार हेक्टेयर में दिया है तो आपको पेपर में भी हजार हेक्टेयर में ही पूछेगा, तो इसी में याद रखना है। तो इतना टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का। भूमि उपयोग के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र, मतलब जितना उपयोग योग्य भूमि है, तो यहाँ पर आप देखोगे 14,090 हजार हेक्टेयर जो भूमि है वो उपयोग योग्य है। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। तो अगला जंगल, मतलब इस उपयोग योग्य भूमि में से जंगल कितना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6607.43 डिवाइडेड बाई 14,090.27 गुणित 100। अगर इसको बराबर करोगे अगर आप तो आ जाएगा 46.89%, है ना। मतलब एक मिनट, है ना, हाँ 6607 डिवाइडेड बाई 14,090 इंटू 100 करो, मतलब ये टोटल काम का योग्य भूमि है, उसको 6,607 जंगल है, तो इसको डिवाइड कर दो इससे, इंटू कर दो 100, तो निकल जाएगा 46.89%। 46.89% के आसपास निकलेगा। ठीक है, अब भूमि जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब जिसमें खेती नहीं किया जा सकता, कृषि नहीं किया जा सकता, वो 1038 वर्ग किलो मतलब 1038 हजार हेक्टेयर है। कह लिए कि 7.37% एरिया में भूमि खेती के लिए उपलब्ध नहीं, मतलब 1038 डिवाइडेड बाई 14,090 इंटू 100 कर दोगे आप। स्थायी चारागाह या अन्य चारागाह पशुओं के चरने के लिए वो भूमि है 892 हजार हेक्टेयर। 892 को डिवाइड कर दो 14,090 इंटू 100 कर दोगे तो 6.34% आ जाएगा। विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत औषधि वगैरह के लिए अलग अलग प्रकार के वृक्ष के लिए 2.54 हेक्टेयर, मतलब 0.02% भूमि है। खेती योग्य बंजर भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो खेती के योग्य है लेकिन नहीं हो रही उसमें खेती, वो 382 हजार हेक्टेयर है, तो यहाँ पे 2.72% क्षेत्र आता है। वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा प्रतिभूमि क्या होता है? जिसको एक फसल लेने के बाद 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई फसल नहीं लिया जाता क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता और उसमें जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, वो कमजोर हो जा रहते हैं। तो बिना जोते ही ऐसी भूमि जिसको बिना जोते ही छोड़ दिया गया है वो भूमि कहलाती है क्या? प्रतिभूमि। क्या कहलाती है? प्रतिभूमि। तो ये है 255.71। अभी प्रतिभूमि के अलावा प्रतिभूमि 255.71 हजार हेक्टेयर, तो परसेंटेज देख लेंगे 1.81, और वर्तमान प्रतिभूमि कितनी है? 279.69 हजार हेक्टेयर, परसेंटेज में देखेंगे तो 1.98। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये क्या होता है? मतलब ऐसा क्षेत्रफल जिसमें केवल एक फसल लिया जाता है उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, 3 फसल होती है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जिसमें केवल एक फसल लिया गया, खरीफ की फसल या रबी की फसल, वो क्षेत्र है शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं उसको, जिसमें केवल एक फसल लिया गया हो। तो ये पेपर में आ चुका है पहले भी, वो 4,630.97 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। अब इसको इसके कंपैरिजन में जब आप निकालोगे तो आएगा 32.87% क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल में। तो ये अब ये जो डेटा है ना, इसमें से ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड कलर से जो मार्क किया हूँ, ये और ये कितने में जंगल है और कितना शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। बाकी को आप नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये 2 आप मत भूलिएगा ना। क्लियर है? चलो अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं 4 प्रकार में फॉरेस्ट को बांटा गया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब अत्यंत सघन वन, मीडियम डेंस, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, ओपन फॉरेस्ट। तो छत्तीसगढ़ में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है? 7,416 स्क्वायर किलोमीटर में अत्यधिक सघन वन है। 7,416.57 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया में से 135,192 में से 7,416 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। अभी दिखाऊंगा मैं, जो कि टोटल का अगर देखोगे तो 5.49% आता है। मतलब ये 7,416 डिवाइडेड बाई
135 192 टोटल ज्योग्राफिकल एरिया छत्तीसगढ़ गुणित 100 करोगे तो मतलब क्या आएगा 5.49%। मतलब इतने क्षेत्रफल पे 5.9% 49% क्षेत्रफल पे बहुत ही ज़्यादा घने वन है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट 31,983 डिवाइडेड बाई कितना 135 192 गुणित 100 23.65% क्षेत्रफल पे। ओपन फॉरेस्ट 16,411.38 तो ये आ जाएगा 12.14%। तो ये इसको अच्छे से याद रखिएगा आप। अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा छत्तीसगढ़ का निकल के आता है। छत्तीसगढ़ में ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन विद्यमान है? तो 55,811.75। छाप लो अपने माथे में, छाप लो एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ISFR रिपोर्ट 2023 के आधार पे 55,811 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे क्या है वन है। 135 192 के पर्सपेक्टिव में एक निकालोगे तो आएगा 41.28% क्षेत्रफल पे छत्तीसगढ़ के वन है। 41.28 क्षेत्रफल पे वन है। 55,811 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। जो झाड़ी की अगर बात करेंगे 610 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे झाड़ी है, मतलब 0.45 स्क्वायर किलोमीटर पे झाड़ी है। इधर अगर बात करेंगे तो ये है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है। एक डार्क ग्रीन दिख रहा है ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट ये वाला, ये 5.49%। उसके बाद है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मतलब थोड़ा कम ग्रीन दिख रहा है ना, तो वो है कितना 23.65% क्षेत्रफल। और ये है ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट है 12.14% क्षेत्रफल पे। और ये है आपका क्या, ये है आपका नॉट फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या है फॉरेस्ट ही नहीं है। तो ये आपका ग्राफ के आधार पे देख लीजिए। अब कुछ डेटा है जिसको छत्तीसगढ़ में पढ़ना है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे अगर, तो एकदम डार्क ग्रीन जो होगा ना वो वेरी डेंस फॉरेस्ट होगा। देखो कहाँ कहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मतलब एकदम घना वन कहाँ कहाँ पे है। इसको देखेंगे तो ये वाला देखो, ये वाले क्षेत्र में एकदम घना वन दिख रहा होगा। बीजापुर के कुछ हिस्से में, पूरा बीजापुर में नहीं है, पूरा बीजापुर के एक हिस्से में बहुत घना वन है, दूसरे हिस्से में मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, मतलब मध्यम घना वन। ये पे एकदम ज़्यादा डार्क ग्रीन दिख रहा है। बस्तर के कुछ क्षेत्र को देख लो आप, ठीक है, नारायणपुर का कुछ क्षेत्र देख लिए, बीजापुर का देख लिए, नारायणपुर, बस्तर, ये तीनों में ही एकदम घना वन है। यहाँ पर बलौदाबाजार भाटापारा के थोड़ा से क्षेत्रफल पे, यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ा सा क्षेत्रफल पे, ये थोड़ा सा, ये कबीरधाम के थोड़ा सा क्षेत्रफल पे। तो इन क्षेत्रफल पे क्या है बहुत ज़्यादा घना वन है। अब जहाँ पे आप देख रहे होगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब जो हरा वो होगा वो एकदम क्या होगा, मतलब मीडियम हरा होगा, है ना, ज़्यादा डार्क हरा नहीं है। ये पूरा क्षेत्रफल देखो, ये पूरा उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, ये मैकल पर्वत वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये जो बच गया वो रीजन, ये सब पे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, मतलब मध्यम सघन वन है। पीला कलर से दिख रहा होगा ओपन फॉरेस्ट है, येलो कलर येलोइश, यहाँ पे देखो थोड़ा सा येलोइश है, यहाँ पे येलोइश है, यहाँ पे येलोइश है, ये सब क्या है ओपन फॉरेस्ट है, खुला वन है। और जहाँ पे सफ़ेद दिख रहा है बीच वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या है नॉन फॉरेस्ट है, मतलब होता ही नहीं है फॉरेस्ट, जंगल ही नहीं है। कुछ कुछ हिस्सा में हल्का रेडिश दिख रहा होगा लाल, वहाँ पर क्या है झाड़ी है। बनेगा। चलो अब कुछ डेटा हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, उसको आप अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ये डेटा अच्छे से याद रखना भाई, भूलना नहीं है। वेरी डेंस फॉरेस्ट वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? बीजापुर, बीजापुर का है क्षेत्रफल 2261.45। नारायणपुर का क्षेत्रफल है 952.91 वर्ग किलोमीटर। बस्तर का क्षेत्रफल है, मतलब वन का क्षेत्रफल, बस्तर के क्षेत्र में वन का क्षेत्र 604.45। कांकेर का है 525.59। इसका सीक्वेंस याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा आपको। बिना बके, ऐसे याद रखो, बिना गाली बके, तो बिना बके तो बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, 4 आ गया। बिना बके बीजापुर, नारायणपुर सबसे ज्यादा अत्यंत सघन वन है। अभी दिखाया मैं आपको, एकदम डार्क ग्रीन था बीजापुर में, नारायणपुर में उससे कम ग्रीन था, बस्तर में उससे कम ग्रीन था, कांकेर में उससे कम ग्रीन था। ठीक, मध्यम सघन वन मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में पहला नंबर आ जाएगा बीजापुर। बीजापुर का है 32.24 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आ जाएगा कोरिया, कोरिया का है 2571.52 वर्ग किलोमीटर। तीसरा आ जाएगा कोरबा, कोरबा का है 2243.79 वर्ग किलोमीटर। और चौथा आ जाएगा कांकेर, कांकेर का आ जाएगा 2202.29 वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा डेटा 18 जिले के आधार पे है। सारा डेटा जो है ना, जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये भी 18 जिला के आधार पे, ये भी 18 जिला के आधार पे। अगर आपको 28 जिला के आधार पे ना, 28 जिला के आधार पे है। अब अगर आपको 33 जिले के आधार पे बोलेगा ना, तो ये जो कोरिया है वो कट जाएगा, क्योंकि कोरिया से कट के क्या बना है,
मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये कोरिया का अधिकांश हिस्सा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में चला गया है। कोरिया एकदम छोटा सा बचा हुआ है। तो अब ये कोरिया हट जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। बाकी जिला नहीं कटा है, लेकिन कोरिया कटा है, तो कोरिया हट जाएगा, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा यही आ जाएगा। अगर 33 जिले के हिसाब से पूछा तो दिमाग लगा सकते हो आप। बाकी उसमें 28 जिले के हिसाब से ISFR रिपोर्ट में दिया हुआ है, अब 28 जिले के हिसाब से ही पढ़ना। ठीक, तो सीक्वेंस याद रखना है। फिर ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बीजापुर में है, 1599.08 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर में कोरिया में है, 1447.58 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तीसरा नंबर सुकमा में है, 1345.38 वर्ग किलोमीटर। चौथा बलरामपुर में है, 1169.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। ठीक, अब अगला देखते हैं क्या। तो ये 3 प्रकार हो गया फॉरेस्ट का। अब अगर कुल वन निकालेंगे तो टोटल वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, तीनों को मिला देते हैं अगर, तो कुल वन क्या आएगा। सबसे पहले बीजापुर आएगा, 7,092.77, मतलब 83% क्षेत्रफल पे वन है। कोरिया में 4108.04 क्षेत्रफल पे। कांकेर में 3458.36% क्षेत्रफल, मतलब स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे। और कोरबा में 3396.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन है। तो अगर ऊपर से नीचे अगर देंगे तो बीजापुर, कोरिया, कांकेर, कोरबा, ये 4 जो है वो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, जहाँ पर वन का क्षेत्रफल ज़्यादा से कम की ओर है। तो अगर आपको जमाने के लिए बोलेगा तो आप ये देखिएगा। तो ये है आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट टोटल पिछला, अब मतलब 2021 के कंपैरिजन में अपन कंपेयर भी कर लिए हैं, पूरा है। अगर देखिए इसको बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, जो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें से मैंने निकाल के बहुत सार भी चीज़ों को डाला हुआ है ना। इतने को आप पहले अच्छे से पढ़िए। अगर आप इम्पॉर्टेंट देखेंगे ना तो इम्पॉर्टेंट में इतनी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या ये शुरू में मैं आपको समराइज कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको मत छोड़ना, अलग अलग राउंड में पढ़ना आप। क्या इसको पहले पढ़ना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कौन से नंबर का रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, कौन सा मंत्रालय जारी किया है ना, कब से चालू हुआ है, मंत्रालय यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये वाला अच्छे से पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद ये तो कॉन्सेप्ट के कारण मैं बता दिया आपको, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। ये तो वनों का प्रकार है, ये सब नहीं, वो पढ़ना अच्छे से। और ये पढ़ना है, ये वाला पेज जो है ना अच्छे से चाट लेना, पूरा एकदम याद होना चाहिए एकदम। ये वाला पेज में एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है आपको। तो ये वाला पेज अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये तो वही है। और इसके बाद इसमें केवल क्रम को याद रखे रहेंगे तो भी चलेगा। पहले राउंड में आप केवल क्रम याद करना, एरिया पे मत जाना, केवल तीनों का सीक्वेंस याद रखना है। लेकिन ये वाला पूरा पढ़ के रखना अच्छे से, ये छत्तीसगढ़ वाला, यहाँ पर से ये पूरा एरिया सहित याद रखना, छत्तीसगढ़ का 684 वर्ग किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तीनों याद रख लेना अच्छे से, तीनों चारों, और बाकी का केवल क्रम याद रख लेना। इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में तो ये तो आपको बता दिया कि भैया 19 तो 33% ज़्यादा है 19 राज्य में, बाकी 8 राज्य में क्या है 75% ज़्यादा वन है। ये तो वन का किलोमीटर वगैरह है। कार्बन स्टॉक में टॉप 3 स्टेट्स याद रखने हैं आपको। भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है वो याद रखना, ठीक। इसके बाद याद रखना है आपको, ये तो 10वां नंबर में है भारत। मैंग्रोव वन में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं वो ये ध्यान रख लेना, है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ का ISFR रिपोर्ट में ये 2 चीज़, जंगल का पूरा परसेंट वगैरह और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये दोनों पूछा जा चुका है पेपर में, इसलिए ये याद रखना है ना। बाकी ये कितना है छत्तीसगढ़ में, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, और ये टोटल वाला 55,811, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से याद रखना, और परसेंटेज भी। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप क्या रख लेना, क्रम याद रख लेना, मतलब कौन कौन से जिले हैं उसका क्या याद रखना है आपको, क्रम याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आप, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि और भी बेहतर एफर्ट के साथ मैं और हमारी जो टीम है वो आपके लिए वीडियो जो है वो ला सके। बाकी 25 तारीख से 25 दिसंबर को शाम 6 बजे से आपके लिए पूरा PSC CGPSC के लिए पूरा क्या चालू हो रहा है, डेली जो है वो MCQ सीरीज चालू हो रहा है फ्री में यूट्यूब पे। तो शाम 6 बजे जुड़ जाइएगा, भारत के भूगोल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो कम्युनिटी सेक्शन है और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा, और शेड्यूल 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक का जो है फ्री MCQ क्लास का, वो भी उसमें आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। रोज शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा। मैं भारत का भूगोल लेके आ रहा हूँ, उसके बाद सारे फैकल्टीज हमारे जो है वो सारे टीम के मेंबर्स आपके लिए MCQ सीरीज लेके आएंगे, जो आपको PSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।